स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके पहले हम पढ़ चुके थे परमाणविक त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा आयनन ऊर्जा। तो परमाणविक त्रिज्या के ऊपर ही आगे का टॉपिक डिपेंड करने वाला होगा, तो उसको एक बार दोबारा हम रिमाइंड करते हैं। तो परमाणविक त्रिज्या में आप पहले पढ़ चुके हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर सेलों की संख्या बढ़ती है, और वह सेलों की संख्या बढ़ने के कारण उसके परमाणविक आकार में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं दोबारा से। तो कल हम पढ़ रहे थे वर्ग 15 का टॉपिक, जिसमें बताया गया था कि एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो जब हम इनका विन्यास निकाले थे, ठीक है, तो इसमें आया था 1s2, 2s2, 2p3। फास्फोरस में आया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। आर्सेनिक में आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। और इसके बाद लास्ट में आएगा 4p3, ठीक है। तो यह हम पहले कल पढ़ चुके हैं निकालने के लिए भी। अब इसमें अगर देखें तो नाइट्रोजन में जो सेलों की संख्या है वह कितना है, 2 है। फास्फोरस में 3 और आर्सेनिक में कितना सेल है, 4 सेल है। तो सेल का मतलब आपको बताया गया था कि हमें एक बेसिकली रिंग बनाना होगा। तो नाइट्रोजन में कितने रिंग बनने वाले होंगे, 2 रिंग। फास्फोरस में 3 सेल और आर्सेनिक में बनने वाला होगा 4 सेल। तो इसमें बताया गया था कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसमें सेलों की संख्या बढ़ रही है, और यह सेलों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणविक आकार या परमाणविक त्रिज्या का मान बढ़ते जाता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना होता है आयनन ऊर्जा के बारे में। तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है, किसी परमाणु में या किसी परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करेंगे। अब वह इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा कहलाता है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है, परमाणु के द्वारा परमाणु में से हम जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे वह इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा कहलाता है आयनन ऊर्जा। और इसमें से जो हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं वह निकालते हैं हम लोग गैसीय अवस्था में से, ठीक है। तो अब अगर आपको बताना है कि किसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा, क्योंकि जिसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा उस परमाणु का आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा उस परमाणु का आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। जैसे कोई भी काम यदि करना हमारे लिए आसान है तो उसमें हमें एनर्जी या एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ता है, लेकिन जिस काम को करने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है वह काम करना हमारे लिए क्या है, मुश्किल हो जाता है, और उस काम को करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वही नियम हमें यहाँ भी फॉलो करना होगा। अब अगर देखें तो नाइट्रोजन के बाहर में है कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के बाहर में भी 5 ही मिलने वाला होगा, और इन 5 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसी को हमें कहना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आर्सेनिक में, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3, 5 है। पांच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन सभी के सेंटर में चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बताना है कि हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान होगा। अब चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस का, यह इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस का, और सेंटर में चार्ज क्या है, प्लस का। तो हमें मालूम है कि प्लस और माइनस चार्ज जो है यह आपस में करते हैं आकर्षण। एज ए केमिस्ट्री के पॉइंट से अगर प्लस और माइनस चार्ज हो तो वह आपस में आकर्षण करने वाले होंगे, और यदि माइनस और माइनस होता है या प्लस तो वह आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस में 5 और आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन को फिट कर दिया गया है। अब आपको देख करके पता करना है कि हमें किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा।
ठीक है। तो अगर देखिए इस इलेक्ट्रॉन पर, तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी कम दूरी पे प्रेजेंट होगा, यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा ज्यादा दूरी पे मिल रहा होगा, और यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से और भी डिस्टेंस पे मिलने वाला होगा। मतलब जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ेगी तो जो बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो बाहर मिलने वाला होगा, क्योंकि सेलों की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही होगी। और जब सेलों की संख्या बढ़ रही होगी तो उस अवस्था में उसके जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से क्या होंगे, काफी दूर जाएंगे। जैसे इसमें क्या है, थोड़ा कम डिस्टेंस होगा, क्योंकि सेल क्या है, 2 ही है। इसमें कितना सेल, 3 सेल है, और जैसे ही सेल बढ़ चुका होगा तो यह डिस्टेंस तो बढ़ चुका होगा, ठीक है। और इसमें कितना सेल, 4 सेल, तो इसमें यह डिस्टेंस क्या बढ़ चुका होगा। लेकिन अगर देखें तो यह इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक से क्या दूर जा रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का जो आकर्षण होगा, जो कि नाभिक में चार्ज क्या है, प्लस चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, मास का होगा। तो यह नाभिक जो है जिस आकर्षण बल के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रहण करेगा उसी पे डिपेंड करने वाला होगा सारा नियम। तो सबसे ज्यादा आपको देखना है कि आकर्षण किस में होगा, और जिसमें आकर्षण ज्यादा होगा उसका ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देखना हमें होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन फोर्स काम कर रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा होगा, सेंटर का फोर्स काम करने वाला होगा नाभिक के द्वारा। यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, यहाँ पर भी वही काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर दूरी कम है, और दूरी कम होने का मतलब होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण होगा क्या होगा, ज्यादा होने वाला होगा। यहाँ पर दूरी अधिक है तो इसके कंपेयर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा, क्योंकि दूरी बढ़ चुका है। और अगर बात करेंगे आर्सेनिक में से, तो यहाँ दूरी तो और भी बढ़ चुका होगा, क्योंकि सेल बढ़ चुके हैं। तो दूरी बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा। जैसे बात करें, अगर आपके सामने 2 कंडीशन को दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि यह एक चुंबक का टुकड़ा है और एक चुंबक का टुकड़ा यहीं पे है। सेकेंड अवस्था में यह चुंबक है और एक चुंबक को यहाँ रख दिया गया। अब बताएं कौन से चुंबक में आकर्षण ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसमें दूरी क्या होगा, कम, क्योंकि डिस्टेंस कम होने पे यह आपस में क्या होंगे, आकर्षण होंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो डिस्टेंस बढ़ने पर इसके बीच में आकर्षण क्या होगा, कम जाएगा। तो वही हमें यहाँ भी देखना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मास का, सेंटर में चार्ज प्लस का, प्लस मास आपस में आकर्षण। लेकिन यहाँ पे दूरी क्या है, कम, और दूरी कम होने का मतलब है यहाँ आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब यहाँ आकर्षण ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसके कंपेयर में अगर देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज, और इसके बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, मास का होगा। प्लस और मास आपस में क्या होंगे, आकर्षण। लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ दूरी तो बढ़ चुका है, और दूरी बढ़ने का मतलब होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का निकलना इसके तुलना में आसान होगा। और अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ दूरी और भी बढ़ चुका है, और दूरी बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे आकर्षण बल का मान घट चुका होगा, और आकर्षण बल घटने के कारण इस इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, आसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर सेलों की संख्या बढ़ती है, और सेलों की संख्या बढ़ने के कारण जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से क्या होगा, दूर मिलने वाला होगा। और नाभिक से दूर मिलने के कारण उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर पे मिल रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन दूर पे मिलने के कारण उस नाभिक पर जो आकर्षण बल का मान होगा क्या होगा, घटेगा। और इस नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल का मान घटता है, जिसके वजह से अब यह इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम कह सकते क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा उसके लिए हमें ऊर्जा कम लगाने की आवश्यकता होती है। सिंपल, ठीक है। तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हो आयनन ऊर्जा के केस में, वैसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्म पे। तो आप इसको लिखो मत, केवल समझने का प्रयास करो। तो आयनन ऊर्जा का मतलब है किसी परमाणु के गैसीय अवस्था से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, ठीक है। अब वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही ऊर्जा कहलाता है आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है इन 5 एलिमेंट में से कि किसमें से निकालना आसान होगा और किसमें से निकलना मुश्किल होगा। अब यह निकलने का जो कंसेप्ट है वह डिपेंड किस पे कर रहा था, नाभिक के ऊपर, ठीक है। तो जिसका दूरी क्या होगा, कम,
तो दूरी कम होने पे आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, और आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। और जब इस इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा तो हमें यहाँ पे अधिक मात्रा में एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपेयर करो आप आर्सेनिक में, तो आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नाभिक से काफी दूर है, और नाभिक से काफी दूर होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का प्रभाव क्या होगा, घट जाएगा। और नाभिक का प्रभाव घटने का मतलब है इसे निकलना क्या होगा, आसान। और जब इस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, इसका मतलब हमें इसमें कम एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या होगा, कमी या वृद्धि, सोच के बोलना। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। तो सिंपल है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेल बढ़ रहा होगा, सेल बढ़ने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव क्या होगा, कम। और नाभिक का प्रभाव कम होने का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा तो इसका मतलब है हमें ऊर्जा को कम देना पड़ेगा। मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किस में देना पड़ेगा, जिसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह किस में होगा, नाइट्रोजन में होगा, इससे कम फास्फोरस में, इससे कम आर्सेनिक में, इससे भी कम एंटीमनी में, और सबसे कम किस में होगा, बिस्मथ में होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आयनन ऊर्जा वर्ग 15 में अधिक किसका होगा, नाइट्रोजन का, और सबसे कम किसका होगा, बिस्मथ का होगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे का कंसेप्ट समझते हैं। अब इसके आगे हमें पढ़ना होता है विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता क्या है। तो यह भी डिपेंड करने वाला होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ही। आपको बस केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही से निकालने के लिए आना चाहिए, उसके बाद का कंसेप्ट सिंपल है। देखो, अब इसके बाद हमें पढ़ना होता है विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। अब यह क्या है, तो हमें सिंपल ध्यान रखना है कि ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज, और परमाणु में माइनस चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे या न्यूट्रॉन पे। तो प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, माइनस चार्ज किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन पे होगा। मतलब विद्युत ऋणात्मकता जो है, विद्युत ऋणात्मकता जो है यह किस पर डिपेंड करने वाला होगा, यह डिपेंड करने वाला होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल होता है। तो अगर आप देखो तो विद्युत ऋणात्मकता जो है यह डिपेंड करने वाला होगा कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कितना होगा। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा उसी पे डिपेंड करने वाला होगा विद्युत ऋणात्मकता। जिसमें प्रभाव ज्यादा होगा उसका ऋणात्मकता का मान अधिक होगा, और जिसमें यह प्रभाव क्या होगा, कम होगा, उसका ऋणात्मकता का मान क्या होगा, कम होगा। अब बताओ नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक में किसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कम होगा या अधिक होगा। तो नाइट्रोजन में देखो तो बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस में भी 5 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सब में प्रभाव क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यह ऐसा होने वाला है नहीं, यह डिपेंड किस पे करने वाला होगा, यह डिपेंड करने वाला होगा परमाणविक त्रिज्या के ऊपर। ठीक है, जो देखते हैं, तो अभी आपको पढ़ा चुके हैं कि नाइट्रोजन में कितना सेल बन रहा था, 2 सेल, फास्फोरस में जी 3 सेल, और आर्सेनिक में कितना सेल था, 4 सेल था। ठीक है, बीच में सभी में चार्ज क्या है, प्लस का ही है, और इन सभी के बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें देखना है, अगर आपसे सिंपल पूछा जाता क्या कि बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो सब में तो बराबर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कितना पड़ रहा होगा। इसका आकार क्या है, छोटा है, तो जब इसमें इसका आकार छोटा है और इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका आकार क्या है, इसके कंपेयर में ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है, तो आकार बड़ा हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ज्यों का त्यों रह गया। मतलब यहाँ भी 5, यहाँ भी कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आकार बड़ा हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यों का त्यों है। तो इसका मतलब हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होगा, घट जाएगा।
इसका आकार और बड़ा हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या वृद्धि हुआ नहीं, अभी भी कितना है 5 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। इसका मतलब कि आकार बड़ा होने के दौरान उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होगा, घट जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि आकार बड़ा तो हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है 5 और 5 ही मिल रहा है, तो जिसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका आकार क्या होगा, बड़ा, उसमें इस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो आपको दिया गया है 2 दिन का काम, ठीक है, और 2 दिन को काम करने के लिए 5 इंसान लगाया गया है, ठीक है। या मान लो कि यहाँ पे 2 बिल्डिंग उठाना है, 2 से मान लो 2 बिल्डिंग उठाना, ठीक है। अब इस 2 बिल्डिंग को उठाने के लिए 5 इंसान दिया गया है। यहाँ पे कितना बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग है, यहाँ पर 4 बिल्डिंग मान लेते हैं। तो अब बताओ कौन सा बिल्डिंग पे प्रभाव ज्यादा होगा मजदूर का। तो सिंपल से बात है, यहाँ जो 5 मजदूर है वह 2 बिल्डिंग को जल्दी बना देगा, उसके बाद 3 बनने वाला होगा, और सबसे अंत में बनने वाला कौन होगा, 4 तल्ला बनने वाला होगा, क्योंकि यहाँ भी मजदूर कितना है, 5 ही मजदूर है। तो इसका मतलब हुआ कि मजदूर का प्रभाव किसमें ज्यादा हुआ, जिसका आकार क्या था, छोटा था। कोई दिक्कत? तो आप सिंपल ध्यान रखो कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा वह कम या अधिक, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जितना अधिक होगा उस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है, कम, उसमें उस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, कम होगा। तो वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सेलों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन समान रहने के वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है, घटते जाता है, क्योंकि सेल बड़ा हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 ही है। तो सेल बड़ा होने पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता, तब क्या होता कि कुछ विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता या घटता। लेकिन जब सेल केवल बड़ा हो रहा है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर ही है, इसका मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होगा, सेल पे घटते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटते जाता है, माइनस का प्रभाव क्या होगा, कम होते जाएगा। अब कम क्यों होता है, तो पढ़ा चुके हैं कि क्योंकि यहाँ पे आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और आकार बड़ा होने पर उस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होगा, कम जाएगा। कोई दिक्कत? बाकी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलो इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, धात्विक गुण, ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा होगा आपका धात्विक गुण। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब था जिसपे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा या जिसपे माइनस चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। और धात्विक गुण का मतलब है हमें यह देखना है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव ज्यादा होगा। अब या फिर आप ऐसे समझे कि धातु का मतलब क्या होता है, तो धातु का मतलब हम लोग क्लास 10th या 9th में पढ़ चुके हैं कि जो परमाणु जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पे धात्विक गुण का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो धातु में जो क्वालिटी है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने का होता है, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि इन 5 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, ठीक है। और जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आसान होगा उस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है कि यह डिपेंड किस पे करने वाला होगा, आयनन ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करने वाला होगा। सिंपल मतलब कि हम आयनन ऊर्जा में कर क्या रहे थे, इलेक्ट्रॉन को ही तो बाहर निकाल रहे थे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा उसका धात्विक गुण भी क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि धात्विक गुण का मतलब होता है धातु का गुण, और धातु का गुण क्या होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, और इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब उस पर चार्ज क्या आने वाला होगा, पॉजिटिव चार्ज आने वाला होगा। तो आप पढ़ चुके हैं कि आयनन ऊर्जा जो है वह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटते जाता है, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, नाभिक से दूर जा रहे थे। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा था तो उस अवस्था में इस इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव क्या था, कम पड़ रहा था, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या था, आसान। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा उसमें धात्विक गुण भी क्या होगा, अधिक होगा। या फिर ऐसा कहो कि जो धात्विक गुण है वह विद्युत ऋणात्मकता का क्या होगा, उल्टा होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या, घट रहा था, तो धात्विक गुण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जस्ट अपोजिट होने वाला है। तो सबसे अधिक किसमें होगा धात्विक गुण, बिस्मथ में, उससे कम एंटीमनी में, उससे कम आर्सेनिक में, इससे भी कम फास्फोरस में, और सबसे कम किसमें होगा, नाइट्रोजन में। और नाइट्रोजन वैसे है अधातु,
नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु होगा और बिस्मथ आपका होता है धातु। तो आप याद रख सकते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण का मान बढ़ता है, जबकि बेधूत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घट रहा होगा। और यह किस पर डिपेंड करने वाला है, आयनन ऊर्जा के ऊपर। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण का मान बढ़ता क्यों है, तो हमें सिंपल कहना क्या होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या बढ़ती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक से दूर जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चले जाते हैं तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या होगा, आसान होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का त्यागना आसान होता है तो उसका मतलब है कि वहां पे आयनन ऊर्जा का मान घट जाएगा, और आयनन ऊर्जा का मान घटने का मतलब है कि उसका धात्विक गुण का मान क्या होगा, अधिक होगा। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे इसमें एक और पॉइंट बचा हुआ है, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो उसके लिए कल स्पेशल बनाया जाएगा वीडियो। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद वर्ग 15 का जो भौतिक गुण है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है।